हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण होगा क्या? तो देखिए, साइंस जब भी पढ़ेंगे, कुछ भी अगर नया चीज सीखना होता है तो तीन बात पे ध्यान देंगे कि जिस बारे में बताया जा रहा है वह क्या चीज के बारे में बताया जा रहा है, कि उसके बारे में पहले कि क्या बताया जा रहा है, दूसरा चीज की क्यों बताया जा रहा है, और तीसरा चीज की उसको कैसे करना पड़ेगा। ये तीन चीज आपको क्या होना चाहिए? आना, अगर साइंस पढ़ रहे हैं तब। साइंस में किसी भी चीज के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताएं, तो पहले किसके बारे में बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या, कैसे होता है, क्यों होता है, यही चीज तो बताए हैं। तो इसी तरह से रासायनिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो पहले हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या, क्या अगर आप जान गए तब आप जानेंगे कि क्यों, कि अगर रासायनिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं तो इसको आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर उसके बाद जानेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता, तो क्या, क्यों, कैसे, तीन गो सवाल आपको आना चाहिए। कुछ भी पढ़ेंगे तो इसमें यही तीन सवाल को पढ़ा जाता है कि क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। अगर यही चीज इतिहास में पढ़ रहे होते तो इतिहास में हम लोग पढ़ते कि कब हुआ है, क्यों हुआ है और किससे हुआ है, कौन लड़ाई, कब लड़ाई हुआ है, किससे हुआ है और क्यों हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले देखते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको किसके जरिए, सूत्र और संकेत के जरिए जो होता है उसी को लिखने का तरीका को ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे मैथ में समीकरण होता है, x के y के पद में हम सवाल को बदलते हैं, तो जैसे मैथ का गणितीय समीकरण होता है उसी तरह रासायनिक अभिक्रिया को जब हम बदलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। जैसे मैथ में लिखते हैं ना 2x + 3y = 5, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का रासायनिक कि गणितीय समीकरण। यह कैसा समीकरण है? गणितीय समीकरण। इसमें कौन सा सूत्र है? किसी का सूत्र है, किसी अभिक्रिया का कोई संकेत है, सूत्र है इसमें? यह समीकरण है, गणितीय समीकरण। अगर हम यही लिख देते कि CaCO3 को ऐसे तीर का निशान देते लिख देते कि CaO प्लस में CO2, तो इसको कहेंगे कि यह क्या है? एक प्रकार का रासायनिक समीकरण। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्र के माध्यम से एवं उसके संकेत के माध्यम से लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता। समझ में आया सबको? रटा जाएगा बात अब? हाँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आज के बाद हम इसको कूटेंगे भी। H2O है, इसका विद्युत विच्छेदन करेंगे। विद्युत विच्छेदन मतलब इसके अंदर में विद्युत धारा को प्रवाहित कराएंगे, तब होगा क्या कि यह टूटेगा H2 में, और किसमें टूटेगा? O2 में टूटेगा। H2 और किसमें टूटेगा? O2 में टूटेगा। तो यह भी क्या है? एक प्रकार का रासायनिक समीकरण है। जो हो रहा है वो तो रासायनिक अभिक्रिया है, और उसी अभिक्रिया को हम जिस तरह से लिखे हैं इस लिखने की तरीका को ही कहा जाता है रासायनिक। क्या होता है रासायनिक समीकरण? समझ में आ गया सबको? आया? चलिए, अब क्यों होता है जाने। क्या अगर हो गया आपका क्लियर, तो क्या के बाद अगला बारी किसकी है? क्यों की, कि क्यों होता है, आखिर क्या जरूरत है हमको रासायनिक समीकरण पढ़ने का, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमको जरूरत पड़ा है। तो हम समझाते हैं आपको कि रासायनिक समीकरण पढ़ना क्यों जरूरी है। इसको यहाँ रासायनिक समीकरण क्यों आखिर पढ़ते हैं, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं कुछ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए हम ये क्या किए हैं, एक रिएक्शन लिखे हैं। ठीक है, एक और हम रिएक्शन यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हम क्या किए हैं? दो रासायनिक अभिक्रिया लिखे हैं। तो ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया है, क्या इसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे? ये रासायनिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर क्या किए हम? सूत्र और संकेत के माध्यम से इसको लिखे। तो क्या हो रहा था कि जब इसको हम लिखे तो पहला चीज की ये हम कौन भाषा में लिखे हैं? इंग्लिश में लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख दिए हम इंग्लिश में, तो जिसको इंग्लिश नहीं आएगा क्या इसको पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। अगर ये चीज हम हिंदी में लिखे हैं तो अंग्रेज लोग इसको पढ़ पाएंगे? आप लोग इसको पढ़ पाएंगे? ये वाला उतना अच्छा से नहीं पढ़ पाए। चाइनीज वाला दोनों में से कौन नहीं पढ़ पाएगा? जिसको उर्दू आता होगा वो भी दोनों में से कौन पढ़
नहीं पाएगा। वो लोग लिखेगा तो हम लोग भी पढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसा होगा क्या कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है तो उसको भाषा के वजह से क्या किया जा सकता है, अगर ऐसे रहेगा तो इसको हम पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो इसीलिए हमको रासायनिक समीकरण का जरूरत पड़ा, ताकि किसी भी देश में जाएंगे, आप भारत में पढ़ रहे हैं तो उसको अंग्रेज लोग भी आके क्या करेंगे, अगर देखेंगे तो उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चाहे आप यहाँ पर पढ़ के अगर इंग्लैंड में चले गए तो ऊपर भी वहां पर आपका पढ़ाई क्या होगा, काम में आएगा। समझ में आया? तो इसको अगर हमको लिखना होगा तो रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, सूत्र लिखना पड़ेगा हमको किसका, कैल्शियम कार्बोनेट लिखना पड़ेगा। लिखा गया कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेटेड हीटेड देन कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म, मतलब फॉर्म बनने होता है, निर्माण होता है किसका, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है इसमें से, लिबरेट माने होता है निकलना। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaCO को जब हम गर्म करते हैं तो ऐसे गर्म कर दिए तो क्या निकल रहा है इसमें से, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से बाहर निकल रहा है, मतलब CO2 इसमें से क्या हो रहा है, बाहर। समझ में आया? तो ये जो लिखे हैं तो इस चीज को तो आप पढ़ सकते हैं, इस चीज को अंग्रेजों पढ़ लेगा, चाइनीज वाला भी पढ़ लेगा। तो ये क्या चीज लिखे हैं, रासायनिक समीकरण। इसका भाषा से कोई भी मतलब होता तो इसको अगर रासायनिक समीकरण लिखने का पहला फायदा ये हुआ कि हम इस भाषा वाला बैरियर को छोड़ अंतरराष्ट्रीय रूप से क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन कर सकते हैं। जब कब, जब उसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाएगा, तो पहला इसका कारण समझ में आ गया कि इसको क्या कर सकते हैं, भाषा नाम का कोनो चीज को वाला झंझट खत्म, अंतरराष्ट्रीय रूप से इसका उपयोग किया जाए। समझ में आया? इसी तरह से जैसे कि मान लीजिए ये अभिक्रिया है, जल को डीसी विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर जल का विद्युत विच्छेदन होता है, जिससे हाइड्रोजन गैस और कौन सा गैस निकलता है। तो किसका विद्युत विच्छेदन करा रहे हैं, H2O, जल का, और इसका विच्छेदन कराएंगे तो H2 निकलेगा, और कौन निकलेगा, ये जो निकला है ये रासायनिक समीकरण है। तो इसको लिखने में हमको ज्यादा समय लगा, लेकिन इसको लिखने में ज्यादा समय नहीं। तो पहला चीज की भाषा तो है ही कि अंतरराष्ट्रीय रूप से हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक का समीकरण लिखेंगे तो उसका पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा चीज की हमारा क्या होगा, समय बचेगा। अगर किसी चीज का रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो इसको पढ़ने में भी आसानी होगी और उसको लिखने में भी क्या होगा, आसानी। इसका समय क्या होगा, हमको बचेगा, ज्यादा जगह छक रहा है कि नहीं, समय का तो बचत होगा ही, साथ में पन्ना का भी बचत होगा। तो इससे समय का भी बचत हो रहा है, पन्ना का भी क्या हो रहा है, बचत। और हमको क्या है कि इसको अगर हम संतुलित कर देंगे, समीकरण को अगर संतुलित करना होगा तो हम जब फार्मूला लिखेंगे तो हम पढ़ सकते हैं कि किसके कितने परमाणु क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर। जैसे कि जल में हाइड्रोजन गैस और कौन सा गैस बन रहा है, तो अब हमको जल में तो पता नहीं ना है कि कौगो हाइड्रोजन है कौगो ऑक्सीजन, तो यहाँ से हम जल से उसको संतुलित कर सकते हैं नहीं है। हम लोग को जब भी संतुलित करना होगा तो हम किसको करेंगे, रासायनिक। इसमें हम जल को बता सकते हैं ना कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिल के क्या बनाया है, जल बना है। और हाइड्रोजन गैस है मतलब 2 हाइड्रोजन के परमाणु है, 2 किसके परमाणु है, ऑक्सीजन के परमाणु है। पता चलेगा ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट है तो 1 कैल्शियम है, 1 कार्बन है, 3 क्या है, ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बोनेट बना। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है तो 1 कैल्शियम 1 ऑक्सीजन। तो इसके परमाणुओं की संख्या, परिणाम, इस सब के बारे में क्या हो रहा है, हमको पता चल रहा है। किसके जरिए, जब हम रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तब। तो रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम भाषा के रूप में लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, या समीकरण के रूप में लिखेंगे तब ज्यादा बढ़िया। समीकरण के रूप में अगर लिखेंगे तो वह क्या रहेगा, हमारे लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन समीकरण लिखना होगा तो समीकरण लिखने के लिए आपको सूत्र और संकेत पता होना चाहिए। अगर आपको सूत्र और संकेत नहीं पता रहेगा तो क्या लिख पाइएगा, फिर तो कहोगा कि वह बढ़िया रहे गुरुजी, कैसे लिख देते रहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। अगर जिसको नहीं पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 कहेंगे तो क्या वो लिख पाएगा। तो आपको जितना भी हम फॉर्मूला लिखवाए हैं उसका नाम क्या होना चाहिए, आपको याद होना आज से एकदम पक्का। समझ गए बात को। तो अभी तक हम लोग 2 चीज सीखे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और दूसरा चीज की क्यों होता है। समझ गए कि क्या होता है रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र एवं संकेत के माध्यम से लिखना क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्यों होता है, क्योंकि अगर लिखेंगे तो समय का बचत होगा, पन्ना का बचत होगा, स्याही का बचत होगा। इसके अलावा क्या होगा कि इसमें जब रहेगा तो हम अंतरराष्ट्रीय रूप से अलग अलग भाषा में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, ये होगा। इसके अलावा एक चीज और होगा कि हम लिखेंगे अगर रासायनिक समीकरण तो उसमें
आपको परमाणुओं की संख्या के बारे में क्या होगी, अच्छे से जानकारी मिलेगी कि हमको कितना परमाणु किसका क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। समझ में आया। अब लिखते हैं कि कैसे कोई रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो अब बात आ गया किसके, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। समझ में आया। इसको लेकर कुछ बात बनेगी, पहले बात को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो इसकी विधि की बात करेंगे कि जब भी कोई रासायनिक समीकरण लिखना होगा तो उसमें कौन कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। पॉइंट नंबर वन क्या कहेगा कि जब भी एक रासायनिक अभिक्रिया लिखना होगा तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं और प्रतिकारक। मतलब रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, कोई पदार्थ 2 गो 3 गो 4 गो टूटेगा फूटेगा कुछ होगा और उसके बाद नया पदार्थ का क्या होगा, मतलब कुछ पदार्थ पहले रहा होगा और वहीं आपस में मिलकर नया पदार्थ क्या कर रहा है, निर्माण। तो इसका मतलब जो पहले रहा होगा उसको क्या कहेंगे, अभिकारक। और हम लिखते किधर से किधर है, बाएं से लिखते हैं। तो इसीलिए हम लोग पहले अभिकारक रहेगा कि पहले प्रतिफल, तो क्योंकि जिधर से हम लिखना चालू करेंगे तो क्योंकि पहले अभिकारक रहता है तो पहले किसको लिखेंगे, अभिकारक को। जब सब अभिकारक लिख लेंगे, एगो रहेगा तो एगो लिखेंगे, 2 गो रहेगा तो 2 गो, जितना अभिकारक रहेगा सबको हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद कौंची का 3 बनाएंगे, तीर का निशान, एक निशान बना दिए जिसको आपको पता चलेगा कि ये सब आपस में अब इधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्रतिफल। क्योंकि देखो पहले हम किसको लिखेंगे, अभिकारक को, और बाद में किसको लिखेंगे, प्रतिफल को लिखेंगे। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि 2 गो अभिकारक या 3 गो अभिकारक ऐसे मान लीजिए लिख लिए, ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे लिख दिए, तो आपको पता चलेगा कि कौन अभिकारक है कौन प्रतिफल है, नहीं पता चलेगा, नहीं ना चलेगा। तो इसीलिए बीच में हमको कोची का निशान देना पड़ेगा, तीर का निशान देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, पता चलेगा कि अभिकारक कौन है और प्रतिफल। तो इसका मतलब ए और बी क्या है, अभिकारक है, सी और डी क्या है। तो यहाँ पर अभिकारक को बाएं तरफ लिखा जाता है, प्रतिफल को किधर की तरफ लिखा है, दाएं तरफ। बीच में कौची का निशान दिया, तीर हमेशा अभिक्रिया की दिशा को बतलाता है। यह किसकी दिशा को बताएगा, अभिक्रिया की दिशा को, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि अभिकारक की संख्या, इसकी संख्या एगो ना हो के 2 गो हो जाए, 3 गो हो जाए। जैसे कि यहाँ पर एगो ए है, एगो क्या है, 2 गो अभिकारक है कि नहीं। इसी तरह से प्रतिफल की संख्या भी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 गो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही रहे होगा। तो जब अकेला है तो कोई मतलब ही नहीं है, अकेले है कोई दिक्कत। लेकिन अगर 2 गो 3 गो होगा तो बीच में खाली स्थान बन रहा है कि नहीं, तो हमको इसके लिए कौची का चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। समझ में आया। तो पहला बात कि अभिकारक को बाएं तरफ लिखा जाता है, प्रतिफल को दाएं तरफ लिखा जाता है, और बीच में कौची का निशान दिया जाता है, तीर का। पहला बात। दूसरा बात कि जब अभिकारक की संख्या 1 से अधिक हो तो उनके बीच में कौची का निशान दिया जाता है, प्लस का। और यही सेम कहानी किधर की तरफ होगा, प्रतिफल की तरफ भी होगा। कि प्रतिफल की तरफ भी क्या होगा कि अगर 1 से अधिक प्रतिफल बनेंगे तो उनके बीच में भी कौची का निशान रहेगा। अब ऐसा ना कर दीजिएगा कि इधर ही प्लस है तो सर जी इधर आ गल तो माइनस में हो गल, कि ए आ प्लस बी आई ही माइनस में ई, तो ऐसा इसमें नहीं करेंगे। मतलब कि ये चीज है कि संतुलित करते समय ऐसे कर देते हैं अंक वगैरह को, लेकिन जब रासायनिक समीकरण लिखा जाता है तो अभिकारक अपने साइड रहेगा और प्रतिफल, किसी को डकाएंगे नहीं कि हाँ सर जी इधर प्लस में है तो इधर आई माइनस में, चाहे इधर का प्लस है तो उधर कल तो, ऐसे आप लोग नहीं करें। समझ में आया। जब 2 गो 3 गो अभिक्रिया को एक साथ जोड़ा जाता है तो ऐसे कटाया जाता जरूर है, लेकिन जब अकेली अभिक्रिया होगी तो ऐसे वो एक लंगे से दूसरे साइड जा सकता है। अब ऐसे तो नहीं ना होगा, जैसे कि मान लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CaO, आ प्लस में बनेगा CO। अब इधर प्लस में तो हम इधर लिख देंगे कौची में, माइनस में। ऐसे होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही निकल जाएगा तब अभिक्रिया होगी। ये प्रतिफल है, प्रतिफल को अपने साइड में रखेंगे और अभिकारक को अपने साइड। समझ में आया बात ना। तो इसको किसी को भी साइड को हम जंप नहीं कराएंगे। समझ में आया। 2 बात, पहला बाएं तरफ दाएं तरफ, बाएं तरफ अभिकारक दाएं तरफ बीच में तीर का निशान। 2 बात क्लियर हो गया। तीसरा बात अब समझते हैं कि ऐसा होगा कि ये जो तीर का निशान है, ऐसे तो जनरली ये तीर का निशान आप लोगों की किताब में ऐसे ही बना रहेगा, मतलब अभिकारक प्रतिफल। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि तीर का जो निशान है वो पलटी मार दे। ऐसा हो सकता है कि ए है और बी है और तीर का निशान ऐसे दे दे और दे दे सी और क्या दे दे, ऐसा दे सकता है। लेकिन ऐसे न देकर ऐसा भी हो सकता है कि ए हो बी हो और तीर का निशान ऐसे उल्टवानी हो जाए और सी हो जाए और कौन हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि ए है बी है
और तीर का निशान आधा आधा पर हो जाए, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे कि ए और बी आपस में मिलकर, प्लस का चिन्ह है, प्लस माने जुड़ना होता है, तो ए और बी आपस में क्या होकर, मिलकर अभिक्रिया किया और बनाया है सी और बनाया है। इसी तरह से ए और बी है लेकिन तीर उल्टवानी है, यानी अभिक्रिया इसमें आगे की तरफ जा रही थी लेकिन इसमें किधर तरफ जा रही है, तो इसका मतलब सी और डी किसका निर्माण कर रहे हैं, ए और, ये अभिक्रिया के आगे की तरफ जाना है, किधर तरफ, पीछे बैक गियर में, ठीक है। यही है, जितना आगे उतना ही ए और बी मिलके सी और डी का निर्माण कर रहा है और सी और डी मिलके किसका निर्माण कर रहा है, ए और बी का, ठीक है। ये स्पेशल केस होता है, यह तब होता है जब कौन सी अवस्था होती है, साम्य अवस्था। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का इस पे क्वेश्चन पूछता है, साम्य अवस्था। अब साम्य अवस्था में क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसा तीर का निशान दे देगा, चाहे ऐसा कोई निशान दे दिया और बोला कि अभिक्रिया की दिशा को किधर की तरफ बताता है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, साम्य अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो अगर ये तीर रहेगा तो साम्य अवस्था, ये रहेगा तो पीछे की तरफ, और ये रहेगा तो आगे की तरफ। समझ में आया? इसको रिएक्शन में उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय में भी बताया जाता है, आगे आपको बताया जाएगा। तो हम लोग कौ बात सीखे, तीन गो बात सीखे। अब रासायनिक अभिक्रिया को थोड़ा और बढ़िया अगर बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या जानकारी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभिकारक है हमारे पास में, ए है और कौन है, बी है। अभिक्रिया किया, बनाया, सी बनाया और कौन बनाया, लेकिन हमको यहाँ पर अवस्था की जानकारी नहीं मिल रही है कि कौन ठोस अवस्था में है, कौन द्रव में है, कौन गैस में, ये सब हमको पता। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि ये बगलिया में ब्रैकेट करके इसके अवस्था की जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं कि ए है, इसकी अवस्था क्या होगी, तो हम ब्रैकेट में कर लेंगे और इस ब्रैकेट में हम कोची की जानकारी देंगे, अवस्था कौन कौन सी हो सकती है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, या फिर हो सकता है जलीय विलयन हो सकता है। जलीय विलयन के बारे में कल के क्लास में बताए थे कि अगर कोई पदार्थ को जल में मिलाए, वह अभिक्रिया नहीं किया तो वहां पर उसमें घुल गया, वह क्या किया, जलीय विलयन कर। अगर अभिक्रिया कर लेगा तब तो जलीय विलयन नहीं होगा, लेकिन अगर अभिक्रिया नहीं किया है, उसका गुण पहले जैसा है, जैसे कि हल्दी को पानी में मिलाए थे तो हल्दी जैसा ही था, तो इसका मतलब कि वहां पर वह क्या कर रहा था, जलीय विलयन। लेकिन अगर पानी डालने से वह अभिक्रिया करने लगता तब वह जलीय विलयन होता नहीं। तो देखिए, अवस्था होगा तो उसके लिए संकेत होगा अलग अलग का। जैसे कि ठोस होगा तो उसको अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं, अगर जल हो, द्रव होगा तो उसके लिए लिक्विड, अगर गैस होगा तो गैस कहेंगे, अगर जलीय विलयन होता है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है, AQ, ठीक है। तो इस संकेत के जरिए हम क्या करेंगे, बताएंगे कि कौन सा ठोस है, कौन द्रव है, कौन। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए जो है पदार्थ वो ठोस अवस्था में, चाहे हम कल ही कर रहे थे, हल्दी था, हल्दी का जलीय विलयन था, जिसके अंदर में हम डाले थे किसको, सरफ को नहीं ले लेते हैं, किसको डाले थे, सरफ, गाड़ी वाला सरफ था। और ये जब आपस में दोनों को मिलाए थे तो इसका रंग जो पहले पीला था बाद में रंग कैसा हो गया था, लाल हो गया था। वो जो पदार्थ बना था एक प्रकार का सूचक था, ठीक है। तो यहाँ पर हल्दी का जो रंग था, चाहे हल्दी जो किस अवस्था में थी, तो यहाँ पर यह किस अवस्था में, ठोस नहीं, सॉरी, जलीय विलयन था। इसका यह क्या था, एक जलीय विलयन था, और लेकिन सरफ किस अवस्था में था, ठोस। लेकिन जो अब बना था यह एक कैसा बना था, जलीय विलयन बना था, लाल रंग का बना था ना, AQ बना था। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यह अवस्था की जानकारी दे। या एक हम लोग हाइड्रोजन गैस निकाले थे, कल निकला था, तो हाइड्रोजन गैस निकाले थे तो उस समय NaOH का जलीय विलयन था, जिसमें हम लोग किसको डाले थे, एल्युमिनियम को डाले थे। एल्युमिनियम किस अवस्था में था, ठोस। तो हम तो चाहते तो खाली NaOH प्लस Al भी लिख देते, हो जाता, लेकिन साथ में AQ लिखे तो इस पता चला कि NaOH जो है यहाँ पर ठोस अवस्था में नहीं है, इसको पानी में पहले क्या किया गया है, फेंटा गया है, ठीक है। तो इसका जलीय विलयन जब एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करेगा तब जाके ऐसा बनेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है ना? चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तीन ठो ये बात हो गया था, ये चौथा बात हो गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अवस्था में जानकारी को भी दे सकते हैं। इसके अलावा और हम क्या क्या जानकारी दे सकते हैं, कुछ अलग से भी स्पेशल संकेत जानकारी दे सकते हैं। जैसे अगर कोई चीज अवक्षेप बनेगा, क्या बनेगा, अवक्षेप अगर बनता है तो उसके लिए तीर का निशान किधर की तरफ देंगे, कहे कि वो पेंदी में क्या हो रहा है, नीचे बैठ। अगर कोई गैस निकल रहा है, तो अगर निकल रहा है गैस निकलना,
गैस निकलना। गैस निकलेगा तो तीर का निशान किधर तरफ होगा? कैसे गैस ऊपर की तरफ निकलता है, तो गैस निकलेगा तो ऊपर की तरफ अवक्षेप बनेगा, कौन चीज पेंदी में जाएगा, तीर का निशान किधर तरफ? नीचे की तरफ। इसी तरह से कोई पदार्थ को यदि गर्म करेंगे तो उसके लिए कौची का तीर का निशान देंगे? त्रिभुज। ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? गर्म। यहाँ पर अगर हम ऐसे त्रिभुज बना दिए मतलब कि इन दोनों क्या कर रहे हैं हम? गर्म। समझ में आया? इसी तरह से अगर गर्म करने के अलावा अगर जैसे कि ताप के बारे में जानकारी देना होगा तो हम टी लिख देंगे, अगर दाब लिखना होगा तो हम क्या लिख देंगे? पी। प्रेशर दाब के जरिए बता सकते हैं, इससे कोई दिक्कत परेशानी? तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसके जानकारी को थोड़ा और बढ़िया हम लोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? तो अब हम लोग क्या क्या सीखे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, कि रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखते हैं। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? लिख तो लेंगे, पढ़ना भी तो जरूरी है। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने, आपके आंखों के सामने है, तो आप कैसे उसको पढ़ेंगे? देखिए हम आपके सामने यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं। ए है, बी मोल ऑफ बी है, ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी, अभिक्रिया किया, सी मोल ऑफ सी बनाया और डी मोल ऑफ डी बनेगा। ठीक है, ऐसे कोई भी अभिक्रिया होगी तो ये अभिक्रिया वाला हो गया कि ए है, बी है, आपस में अभिक्रिया किया है, सी और क्या बनाया है, लेकिन उसके आगे कुछ गुणांक होगा। ठीक है, ये जो है ये चीज को हम क्या कहते हैं? गुणांक। क्या कहा जाता है? गुणांक। इसको पढ़ते क्या है? मोल में। किसमें पढ़ेंगे? तो जैसे कि आपको एक अभिक्रिया हम लेते हैं H2O, अभिक्रिया करेगा तो बनेगा H2 प्लस क्या बनेगा? बनेगा। यहाँ ऑक्सीजन एक है तो यहाँ कितना है? 2, तो इधर भी 2 होना चाहिए और यहाँ पर भी क्या कर देंगे? तो अब ये जो चीज है, इसी चीज को, ये 2 को क्या पढ़ते हैं हम लोग? गुणांक। आगे जो लिखा हुआ है इसको क्या कहेंगे? गुणांक। और इसको पढ़ना होगा तो हम लोग किसमें पढ़ेंगे? मोल में। बोलेंगे कि 2 मोल जल, इस पूरे को क्या बोलेंगे हम लोग? 2 मोल जल। रंग बदल के ना, गिरगिट टाइप। 2 मोल जल, इसको बोला जाएगा। अभिक्रिया किया, तीर का निशान पर पहुंच गए तो मतलब अभिक्रिया हो गया। और इसके बाद इसको क्या बोलेंगे? 2 मोल हाइड्रोजन बोलेंगे। 2 मोल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। H2 जो होता है गैस के रूप में होता है और ये इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? एक। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 1 मोल क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन गैस। समझ में आया? देखिए अब इसको पढ़ते हैं पूरा कि 2 लिखा हुआ है इसके आगे, तो बोलेंगे कि 2 मोल जल, जब विद्युत विघटन होता है तो इसको 2 मोल क्या होता है? हाइड्रोजन गैस तथा 1 मोल ऑक्सीजन का निर्माण होता कि इसकी अभिक्रिया होगी तो ये दोनों क्या होगा? बनेगा। कितना कितना बनेगा साथ में उसको भी क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? कोनो दिक्कत परेशानी? अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता कल के क्लास में। ठीक बा? जाएंगे पानी वानी पी के आएंगे।